हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने के साथ में हमारी वीडियो को लगातार कंटिन्यू आप देखते रहिए और हंसते-हंसते आप एंजॉय के साथ में हमारी वीडियो को देखते रहिए। लास्ट तक आपको बहुत ही स्पेशल और ख़ास जानकारियाँ आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। क्योंकि ज़िंक के बारे में इतनी डीपली नॉलेज है, यानी मतलब इतनी अंदर तक की ख़ास बातें अभी तक किसी वीडियो में के माध्यम से आपको नहीं देखने को मिलेगी, जो कि आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो हमारी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही कई प्रकार की जिंकों के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी आज, और किस किस क्रॉप में आप डाल सकते हैं वो भी नॉलेज आज हम देने वाले हैं, और कितनी मात्रा हमें देनी चाहिए वो भी आज हम बताने वाले हैं। किस तरह ये काम करता है ये भी बताने वाले हैं, और चोरी छिपे टॉपिक के माध्यम से हम कुछ स्पेशली खास आपको बताने वाले हैं। बहुत ही खास स्पेशल पॉइंट होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए किसान भाइयों, हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और ऐसे ही लगातार वीडियोस को देखते रहिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं जिंक के बारे में। जिंक के बारे में बात करेंगे। जिंक कितने प्रकार की होती हैं जो कि हम अपने फसल में प्रयोग करते हैं। जिंक के बारे में बात करें तो जिंक हमारी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे हमारी आती है जिंक सल्फेट, जो कि जिंक सल्फेट एक 21% में होती है, और दूसरी जिंक सल्फेट हमारी 33% में होती है। ठीक है, तो ये हमारी 2 जिंक हो गई, लेकिन हम एक ही जिंक सल्फेट में रखते हैं। उसके बाद में हमारा सेकंड आता है चिलेटेड फॉर्म जिंक, जो कि 12% ईडीटीए फॉर्म में मिलेगा। ईडीटीए फॉर्म का मतलब होता है एथिलीन डाइमिने टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है ये। और उसके बाद में हमारी आती है जिंक ऑक्साइड 39%, जो कि यारा कंपनी का जिंटेक 700 नाम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आयोनिक जिंक आती है, और उसके बाद में जिंक फॉस्फाइड 80% में आती है। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको ए टू जेड जिंक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जिंक का फसल के अंदर क्या रोल होता है, कैसे काम करती है। जिंक जब हम डालते हैं तो किस तरह उसका वर्किंग रहता है, किस तरह काम करती है। तो जिंक फसल में जब हम लोग डालते हैं तो वो क्या है, एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है। हमारे फसल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करती है, जिससे कि हमारे फसल के पौधे के अंदर प्रोटीन्स का निर्माण होता है, जिससे कि हमारा पौधा एक अच्छी ग्रोथ कर पाता है। ठीक है, जिंक क्लोरोफिल बनने में सहायक करता है। फोटोसिंथेटिक की क्रिया तेज होने लगती है, जिससे कि हमारी क्लोरोफिल बनता है और हमारी पत्तियां हरी भरी दिखाई देने लगती हैं, और पौधा ग्रोथ भी बेहतर तरीके से कर पाता है। ठीक है, फसल का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा है वो एक फोटोसिंथेटिक क्रिया के माध्यम से बनता है, जो कि एक ऊर्जा का फसल के लिए माध्यम है। यानी मतलब एक प्लांट के लिए क्या है, एक ऊर्जा मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो क्या है, एक प्लांट के लिए ऊर्जा मिलती है, जिससे कि वो एक सही तरीके से काम वर्किंग कर पाता है। ठीक है, और उसके बाद में बात करेंगे तो यानी मतलब जिंक क्या है, एक ऑक्सीजन जो हमारा हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स को एक डेवलप करने में बहुत बड़ा उसका हाथ होता है, और बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है उसका। जिंक एक पौधे का हार्मोन्स का एक ग्रुप है। क्या दूसरा क्या है, ये अगर जिंक को आप ठंडे मौसम में यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, एक पौधे में जो तनाव होता है उसको तनाव को कम करने में सहायक रहता है। जिंक जड़ों में सहायक है, और जिंक एक अचल या स्थिर पोषक तत्व कह सकते हैं। ठीक है, स्थिर पोषक तत्व है। अब नंबर बाई नंबर हम जान लेते हैं जिंक 5 प्रकार की जो हमने बताई वो किस तरह काम करती हैं, कैसे कैसे उनके अंदर क्या चीजें होती हैं। जिंक सल्फेट की बात करेंगे किसान भाइयों, तो जिंक सल्फेट में 33% जिंक और 15% लगभग सल्फर मिलती है। और जिंक सल्फेट से हमें 2 पोषक तत्व, जैसे मैंने बताया आपको, जिंक प्लस सल्फर, यानी मतलब गंधक मिलती है। जिंक सल्फेट को मिट्टी में बुवाई के समय ज्यादातर अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके रिजल्ट थोड़े स्लो हल्के दिखाई देंगे, लेकिन एक लंबे समय तक आपको रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद में किसान भाइयों बात करते हैं चिलेटेड फॉर्म जिंक के बारे में, यानी मतलब 12% ईडीटीए फॉर्म के बारे में। जिंक ईडीटीए सभी जस्ता धातु से मिलकर ईडीटीए के साथ 100% चिलेटेड है। चिलेटेड जिंक को टॉप ड्रेसिंग और स्प्रे में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। यानी मतलब आप स्प्रे में भी दे सकते हैं, और टॉप ड्रेसिंग में भी आप इसको यूरिया के साथ में कोटिंग करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं जिंक फॉस्फाइड 80% के बारे में, जो कि आप देखते हैं किसान भाइयों कि आपको 20-20 रुपए के पाउच मिल जाते हैं, जो कि चूहा मार दवा भी बोला जाता है। ये सबसे अलग प्रकार का एक कीटनाशक है, जो कि एक चूहा मारने के लिए स्पेशल तरीके से इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद में आपको जिंक ऑक्साइड आपको मिल जाएगा जो कि 39.5% में होता है, जो कि यारा कंपनी का आपको जिंकटेक 700 नाम से आता है, यानी मतलब जिंकटेक 700 नाम से आता है। जिंक ऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में आता है। इसे यूरिया पर कोटिंग करके टॉप ड्रेसिंग या मिट्टी में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे स्प्रे में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके रिजल्ट बहुत ही क्विक, बहुत तेजी से और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बेहतर रिजल्ट इसके आते हैं। उसके बाद में आयोनिक जिंक के बारे में बात करते हैं। यह एक आयनिक लवण है जो प्रोटीन, वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जिंक के साथ इसमें अमीनो एसिड भी दिया गया है, यानी मतलब अभी तक के जितने भी जिंक थे उसमें अमीनो एसिड नहीं था, इसके अंदर अमीनो एसिड भी दिया गया है। तो ये बहुत ही स्पेशल जिंक हो गया हमारे लिए। इन सभी के पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं। इसके लिए ज्यादातर स्प्रे के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पार्टिकल साइज जो है वो छोटे होने के कारण इसको क्या है, हम ज़्यादा उसके उसके साथ में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको घोल बना के और हम अपना फोलियर स्प्रे में इसको दे सकते हैं। डोज जितने भी डोज हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। डोज आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको स्पेशली आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कितनी मात्रा आपको कहाँ देनी है। ठीक है, जिंक को मिट्टी में एक बार डालने से पहले आप मिट्टी को पहले चेक करा लीजिएगा, आपकी मिट्टी में कितने परसेंट आपकी जिंक की कमी आ रही है, और उसी हिसाब से आपको मिट्टी के अंदर जिंक को डालना होता है। ठीक है, और जिंक डालने के बाद में अगर आपने एक बार, अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आपने एक बार डाल दी, तो वो जिंक आपकी 2 से 3 वर्ष तक आराम से काम करती है। कंटिन्यू अगर आपकी मिट्टी के अंदर ज़्यादा ही कमी आ रही है तो आप कंटिन्यू, आपको 2 से 3 साल कंटिन्यू डालना है जिंक को, जिससे कि आपकी फसल में पूरी मिट्टी जो है, मिट्टी में जो जितनी भी कमी है वो बहुत जल्दी पूर्ति हो जाएगी और बहुत बेहतर तरीके से आपकी फसल में पैदावार देने लगेगी। ठीक है, दूसरा अब बात करेंगे किसान भाइयों कि जब हमारे जो पौधे होते हैं, पौधे में किस तरह हम पहचान करें कि इसमें जिंक की कमी है। तो मैं आज आपको स्पेशली बताने वाला हूँ नंबर बाई नंबर कि सबसे पहले आप देखिएगा, जब हमारे पौधे के अंदर जब जिंक की कमी होती है तो सबसे पहले हमारी जो मेन पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। आप जो पौधे की पत्तियां देखेंगे वो सिकुड़ी हुई नजर आएंगी और सिकुड़ के वो इकट्ठी हो जाती हैं, और जिसके कारण वो क्या है, जिंक की कमी होती है। जब हम जिंक का स्प्रे देते हैं तो वहां पे पत्तियां ऑटोमेटिकली क्लोरोफिल बनने लगता है और पत्तियां खुलने लगती हैं। ठीक है, जिंक की कमी से पौधे की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, और वृद्धि रुकने के कारण हमारी क्या है, पैदावार भी कम हो जाती है। तो कभी भी वृद्धि रुक रही तो आप थोड़ी सी जिंक उसमें जरूर डालिएगा। जिंक की कमी से आप देखेंगे कि पत्तियों की जो नसें होती हैं वो हरी नज़र आपको दिखाई देंगी। जो जितनी भी पत्तियों में नसें टाइप की नज़र आती हैं वो हरी दिखाई देंगी, और उसके बाद में जो अन्य जो हमारा पत्ती का पूरा भाग बचा वो हमारा पूरा पीला पड़ जाता है। तो पत्ती की नसें छोड़ के बकाया पूरा पार्ट हमारा क्या है, पत्ती का पीला पड़ जाता है। तो यानी मतलब ये क्या हुआ, जिंक की कमी होती है। ठीक है, जब छोटी पत्तियां जब अधिक होती हैं तो वहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल थोड़ा सा कम बन पाता है, जिसके कारण हमारी पत्तियां हल्के हल्के पीली पड़ती हुई जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। ये कंडीशन रहती है कि हमारा क्लोरोफिल निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, वो किसकी वजह से, जिंक की कमी की वजह से। और दूसरा आप लास्ट ऑप्शन देखेंगे कि जब हमारे इंटरनोड्स की दूरी कम होती चली जाती है तो वहाँ पे क्या है, जिंक की कमी होती है। इंटरनोड्स अधिक छोटे होने के कारण यही होता है कि हमारा पौधा जैसे हाइट कम बढ़ी और इंटरनोड्स की दूरी भी बहुत कम रह जाती है, तो वहाँ पे क्या है, एक जिंक की कमी होती है। तो ये आपको पहचान जरूरी आनी चाहिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि आपको किस समय पे क्या आपको यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं मेन हमारे टॉपिक के बारे में, चोरी छिपे टॉपिक के बारे में। चोरी छिपे टॉपिक में हम आज आपको स्पेशली जानकारी देने जा रहे हैं, और इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। किसान भाइयों, किस किस के साथ में हमें क्या मिक्स करने चाहिए, आज हम वो बताने वाले हैं चोरी छिपे टॉपिक के माध्यम से। देखिएगा, जिंक सल्फेट और नाइट्रेट को कभी भी आप मिक्स मत कीजिएगा। जैसे कि आपको कैल्शियम नाइट्रेट आता है, कभी जिंक सल्फेट के साथ में मिक्स मत कीजिए, आपको कोई भी दोनों का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में आयनिक जो जिंक मैंने बताई उसके साथ भी कभी भी आपको डीएपी बिल्कुल भी आपको मिक्स नहीं करनी है, और जिंक सल्फेट के साथ भी बिल्कुल भी आपको डीएपी मिक्स, यानी मतलब फास्फोरस के साथ में आपको जिंक सल्फेट को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, वरना आपको दोनों के ही रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ना ही आपको आयनिक जिंक के साथ डीएपी को मिक्स करना है, ना कि आपको जिंक सल्फेट के साथ मिक्स करना है।
ठीक है, इनके साथ में किसी को नाइट्रेट और जिंक को डीएपी को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। ठीक है, और अगर इसको मिक्स करते हैं जिंक को और डीएपी को, यानी मतलब फास्फोरस को, तो आपको 100% नुकसान ही होगा, आपको कोई भी 1% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ हमारा पॉइंट बहुत ही खास है ये। हमने कुछ देखा कि हमारे कुछ कंपनियों का आता है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल पे देखा, सुमिल कंपनी का आता है एक जिंदा नाम से प्रोडक्ट, जिसमें कि जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर दिया गया है। उसको जब अगर आप डीएपी के साथ में मिक्स करेंगे तो वो आपका पूरी तरह से कामयाब है, और वो डीएपी में डालने के बाद कोई भी रिएक्ट नहीं करता, और किसी भी तरह का घोल ना ही फटता है, ना कोई किसी प्रकार की दिक्कत है। तो आप उसको डीएपी के साथ में आप मिक्स कर सकते हैं, जिंदा नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं, जिस अन्य किसी कंपनी का भी हो, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर किसी के साथ मिक्स है, तो आप उसको किस डीएपी के साथ में आप मिक्स कर सकते हैं, तो किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद में बात करेंगे कि जिंक को ज्यादातर फेरस और नाइट्रोजन के साथ अगर आप मिक्स करके डालेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही सुपर और बहुत बेहतर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि चिलेटेड फॉर्म में जो हमारी जिंक आती है उसको भी आप डीएपी के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। एक आपको चिलेटेड फॉर्म ही आपको ऐसी मिलती है जो जिसको आप डीएपी के साथ में मिक्स कर सकते हैं, और आप खेत के अंदर उसको टॉप ड्रेसिंग में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई जिंक जो हमारी आती है चिलेटेड फॉर्म वाली, उसी के साथ दे सकते हैं, अन्य किसी के साथ आपको नहीं देना है। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं किसान भाइयों, लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है डोज के बारे में। तो डोज हमें कौन सी कितनी देनी है हम आपको बता देते हैं। तो जिंक सल्फेट हमारी जो 33% वाली हमारी आती है उसको 6 किलो प्रति एकड़ के साथ में आप मिट्टी या ड्रिप के साथ में दे सकते हैं। अगर जिंक सल्फेट हमारी 21% वाली आती है तो उसको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप या मिट्टी में दे सकते हैं। अगर जिंक सल्फेट स्प्रे में अगर आप देते हैं तो 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप दे सकते हैं, लेकिन आपको स्प्रे में आपको कोशिश करना है कि जिंक सल्फेट को नहीं देना है, आप चिलेटेड फॉर्म जिंक को दीजिएगा। ठीक है, अगर आप स्प्रे में देते हैं तो हमारी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पे स्कॉर्चिंग की समस्या देखने को आपको ज़्यादातर मिलेगी, क्योंकि डोजेज कम या ज़्यादा भी हो सकती है, और टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने के कारण हमारी डोज में कम ज़्यादा का अंतर आ सकता है, तो वहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। तो कोशिश कीजिए जिंक सल्फेट को आप स्प्रे में ना लगाएं, जिससे कि आपकी हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए आप चिलेटेड फॉर्म में जिंक का इस्तेमाल करें स्प्रे में। ठीक है, आपको इसको डालना है तो आप नीचे मिट्टी में सॉइल में डाल सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की। 39.5% जो ऐसी फॉर्मुलेशन में मैंने बताया, वो आपको 1.5 ml से 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप अपने खेत में स्प्रे फोलियर स्प्रे में कर सकते हैं, यानी मतलब 1 एकड़ खेत के अंदर आप 250 ml की आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, 125 लीटर पानी में। अब उसके बाद में बात करेंगे चिलेटेड जिंक के बारे में, जो कि 12% ईडीटी फॉर्म में आती है, जो कि आपको अगर मिट्टी में दे रहे हैं तो 250 से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप या मिट्टी में आप दे सकते हैं। और अगर आप फोलियर स्प्रे में आप दे रहे हैं चिलेटेड जिंक के लिए 12% ईडीटी फॉर्म में, तो आप 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे में दे सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट हमारी बचती है आयोनिक जिंक, जो कि आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह डोजेस को बहुत ध्यान में रखते हुए और सारी चीज़ों को मेन पॉइंट को आप देखते हुए हमारी वीडियो के माध्यम से इतनी खास आपको जानकारी देते हुए आपको कैसी लगी हमारी वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो अगर आपको लगातार चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर इनकी फुल डिटेल किसी भी आपको जिंक की चाहिए तो हम आपको पूरी वीडियो आपको नई सिरे से बना के देंगे। और हमने यही शॉर्ट फॉर्म में आज आपको बताई थी, धान के लिए आप स्पेशल वीडियो थी, और धान के लिए कौन सी जिंक हमें कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए ये भी हम आपको बता दिया। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ।